ठीक है, तो पहला इसमें आता है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कब डिफाइन करते हैं? जब कोई डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डायटोमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, डायटोमिक है, कैसा है? डायटोमिक। हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सेंटर पे इस तरीके से, और यहाँ हल्की सी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और ये ऐसा बनेगा। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, अगर ये डी है, तो जो कोवेलेंट रेडियस है आर सी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? डी/2। मॉलिक्यूल होगा और कैसा होगा? होमोन्यूक्लियर वाला, एक ही हाइड्रोजन एटम जैसा। is it is the distance सर between, हाँ सर आपकी आवाज it is the वो क्या distance, आ रही बोलो। है? सर आपकी आवाज बीच में इसमें जाकर आ रही है सर आपकी फिर आवाज से बताइए ना। सर कुछ समझा ही नहीं आपने जब भी कुछ समझाया। सर पहले से बताइए ना। अभी हेलो देखो सर। सही आ रही है आवाज? अभी कोई प्रॉब्लम है? सर ब्रेक हो रही है। अभी ब्रेक हो रही है? नहीं सर अब बराबर है। सर अब ब्रेक बराबर? नहीं हो रही, मतलब बीच में आ रही नहीं आपकी आवाज। आप बताओ, जब अभी दूसरा जो है हमने माइक्रोफोन चेंज कर दिया है, इस वाले जब से माइक्रोफोन चेंज किया है, अभी जो बोल रहा हूँ तो वो समझ में आ रहा है? सही से आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, अभी स्टार्टिंग से बताओ ना, कुछ नहीं समझा। सर एक बार अच्छा, डायग्राम आप समझा। हाँ सुनो, जैसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग तुमने 9th-10th में पढ़ी होगी, है ना? कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है बताओ? किससे होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे होती है? ये याद है सबको? हाँ सर, शेयरिंग ऑफ। हाँ, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेंटर के बीच की दूरी होती है। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी जो है ये हमारी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ। क्या हो जाएगी ये? बॉन्ड लेंथ। मतलब दोनों ही, अगर हम कंपेयर करें एटम 1 से एटम 2 के बीच में, तो डी जो है इसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, सर आपकी वॉइस है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इसको हम वो क्या बोलेंगे? डी, दैट इज बॉन्ड लेंथ। अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ सर सर। बीच में आ रही नहीं है। हाइड्रोजन सिखाते हुए तब आया, अब ब्रेक हुए मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर अभी भी ब्रेक हो रही है। क्लीन आवाज तुम्हें मिल नहीं पा रही है? नहीं सर, मतलब आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल, सर बीच अभी में तो कट हो जा सुन रही भी है नहीं पूरा। रही है। अच्छा, देखो मैंने क्या सिखाया है, ये वाला समझ में आया? कोवेलेंट रेडियस जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आएगी। कहाँ पे आएगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग में। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम सर आवाज गई सर। हो रहा है आपका आवाज। होंगे, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी, और जो डी होगी इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। बोलो यहां तक समझ आया? ये जो लास्ट में बोला मैंने अभी, रेडियस तो एक बार जो है ये फिर से ज्वाइन हुआ है, अब देखना आवाज कैसी आती है। उम्मीद है अब सही आएगी। तो क्या है कोवेलेंट रेडियस, it is the distance between the centers of two atoms of a homonuclear मतलब जिसमें एक ही तरीके का न्यूक्लियस हो, ठीक है। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही तरीके का न्यूक्लियर हो। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल A2, ये वाला है। क्या लिखा है, पढ़ो बच्चों। कोवेलेंट रेडियस में it is the distance between the centers of two atoms of a homonuclear diatomic molecule। हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। होमोन्यूक्लियर का मतलब है जिसमें दोनों ही न्यूक्लियस एक ही एटम के हों। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2, Cl2 एटसेट्रा। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हमको होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही एटम के हैं। जो न्यूक्लियस है वो कैसे हैं, वो A2 के आ रहे हैं। A2 मतलब है, एग्जाम्पल ले लिया है, कोई A अगर एटम है, ये फॉर एग्जाम्पल है A2 टाइप का मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बताओ आर्यन, बोलो। A2 कैसा होना चाहिए, E2। मतलब अगर एक A यहाँ है तो दूसरा A जो है वो यहीं पे होगा, इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर्स के बीच में, इसको कितना बोलोगे बताओ, D। तो हम ये थोड़ा ये भी कर सकते हैं, A बाहर लिख दें, ये भी A ये भी A। तो बताओ, हाँ, इट इज दी हाफ कर लो, कोवेलेंट रेडियस लिखना है ना, हाफ करना है इसका। इट इज दी, ये तो डायमीटर हो गया, इट इज दी हाफ ऑफ, तो R इट इज दी हाफ ऑफ डिस्टेंस होगा। तो R कोवेलेंट कितना होगा, D/2 कितना होगा। मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं बच्चों, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, आधा, हाफ। तो यहाँ पे जो हाफ वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें डाउट्स बताओ, कुछ डाउट है, एनी डाउट्स? सर ऊपर करो ना, लिखने का है। अच्छा, ये वाला नहीं लिखा है ना, इसको नोट करें। सर ऊपर और नीचे सेम ही लिखा है ना आपने, कोवेलेंट रेडियस। बट यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं लिखी ना, वो नीचे लिखी, उसके पहले मैंने थोड़ा समझा दिया है ना, ये क्या होती कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि ये एक चैप्टर अलग है, डिफरेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बताओ?
किस में पढ़ेंगे ये सब? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में। हाँ, यस सर। तो ये अलग चैप्टर आ जाएगा एक। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़ लेंगे हम लोग जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे। सर नीचे करे ना आप। अच्छा, ये हो गया। हाँ सर। तो सारे बच्चे इसको लिखेंगे। किसी का नहीं हुआ है, नोट करना है तो बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड्स में मिलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल? वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट है। देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इसको तोड़ के देखते हैं। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बताओ? जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, इतना पता है। डाया एटॉमिक का मतलब है जिसमें दो एटम्स हो। अब समझ में आ गया? यस सर। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। और होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों एटम्स क्या हो? सेम हो। समझ में आया? बस, मतलब जैसे A2 टाइप, इसीलिए A2 लिख दिया ना। इस चीज को आसान करने के लिए क्या लिख दिया? A2 टाइप। सर वो समझ ऊपर में आ रहा H2 है? का बना तो वो सेम ही था क्या? मैं आप भी ज्वाइन हुआ। हाँ हाँ, ये सेम ही H2 जो है ना, उसी तरीके हाँ, का है वो, उसका ही एग्जाम्पल। तो ऊपर आपने सेम हाँ एग्जाम्पल, सेम ही है ये। सेम है। समझाने के लिए वो इतना लंबा हो गया। ये यहीं से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बट वो समझा रहा था कि कैसा क्या होता है। सर एक बार जो शॉर्ट में ओरिजिनल, बताओ ना। अच्छा ये वाला देखो, पढ़ो इसको। जब हम कोई A2 टाइप मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसा टाइप का? A2। A2 टाइप मतलब कैसा? होमोन्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियस हो दोनों में कैसा हो? सेम। जैसे AA, फॉर एग्जांपल H2 है ना, H2, तो दोनों में होमोन्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियस सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। डाई एटॉमिक मतलब कितने एटम्स होने चाहिए? सिर्फ दो। दो। और मॉलिक्यूल, तो फॉर एग्जांपल H2। अब क्या लिख रहा है? कोवेलेंट रेडियस क्या होगी? जो ये मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, क्लास 9th-10th में कहीं पे होता है ये। यस सर। कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दिया, तो ये एक हाइड्रोजन है इधर वाला, एक इधर है। इन दोनों हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? डी। कितनी डिस्टेंस होगी वो? डी होगी। और उसका जो आधा होगा, हाफ, उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस। हाँ, तो ये है। तो ये लिख लिया सबने? किसी का बच्चा तो नहीं है? सर हम्म सर फिर इसमें दो से ज्यादा मोलेकुल्स नहीं हो सकते? नहीं नहीं, दो मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है ये। दो एटम के लिए, मॉलिक्यूल तो एक ही है। ओके सर। ठीक है। सर तो दो से ज्यादा वालों का अलग होता है क्या फॉर्मूला? नहीं, उसमें डिफाइन नहीं है, उसमें अलग कोई वैल्यू आएगी। लेकिन ये डिफाइन जो किया गया है ना, तो जैसे तुमसे पूछा गया कि Cl का कोवेलेंट रेडियस बताओ, तो तुम बोलोगे मैं Cl2 मॉलिक्यूल के हिसाब से बताऊंगा। Cl तो HCl भी बनाता है, बट यहाँ पे वैलिड नहीं है। कहाँ पे वैलिड है? Cl2 में। ठीक है भाई, Cl तो और भी कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन हमको कौन सा लेना है? सिर्फ Cl2। तो ये डेफिनेशन है एक तरीके का, ये स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का।
देखो सेकंड लिखो मेटेलिक रेडियस। ठीक है, मेटेलिक रेडियस क्या होगा? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स लाइक कौन कौन से मेटल्स होते हैं? सोडियम, Fe, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इट्सेट्रा, है ना? वो क्या शो करते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? मेटेलिक बॉन्डिंग, है ना? दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। किसके फॉर्म में मिलते हैं वो? क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा आयरन का कोई पीस अगर होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, है ना? और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सिर्फ आयरन ही आयरन हमको वहां पे दिख रहा है। मतलब जो सब्सटेंस है उसमें सिर्फ Fe है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधा भी हुआ है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। उसका रीजन क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे होती है? मान लो Na है तो Na प्लस फॉर्म में रहता है और इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फिर दूसरा Na इलेक्ट्रॉन फ्री, फिर दूसरा Na इलेक्ट्रॉन फ्री, ऐसे नीचे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नीचे Na प्लस। ठीक है, अब बताओ इनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये सोडियम का हमारा पीस है, कौन सा फोर्स लगेगा? बोलो बोलो, आयंस के बीच कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रो स्टैटिक। हाँ, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग का कौन सा टाइप है? इसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स के अंदर ऐसी बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस के बीच, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच। तो इनका जो क्रिस्टल होता है ना वो ऐसे मिलता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D, काफी स्ट्रॉन्ग लेटिस होता है और 3 डायमेंशनल होता है। जैसे क्यूबिक के फॉर्म में हो सकता है, कोई क्यूब के फॉर्म में। तो इसमें होता क्या है, क्यूब के सेंटर पे या क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स अरेंज्ड होते हैं इस तरीके से, और ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 एटम्स हैं, ये 2 एटम्स, कहीं पे भी ये 2 एटम्स हो सकते हैं। मान लिया हमने एक ही कॉर्नर पे 2 है और आपस में टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर हमने मान लिया कोई मेटल क्रिस्टल है। तो ये जो डिस्टेंस है 2 एटम्स के बीच की, जो 2 एडजेसेंट एटम्स हैं, ये 2 कैसे एटम्स हैं? एडजेसेंट, सबसे पास वाले हैं कि नहीं है, आपस में टच कर रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच, अगर ये D है तो R मेटेलिक क्या होगी बताओ? D/2 होगी। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला दिखने में एक जैसा है, बट दिखने में एक जैसा है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? मेटेलिक बॉन्डिंग। यहाँ पे सिर्फ टच कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? ये टच कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू होगी वो वहां से अलग होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज डिफरेंट एटम होंगे। वहां पे क्लोरीन था, हाइड्रोजन, ये सब थे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। और क्या मेटल्स कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं? नहीं। मेटल्स कैसी बॉन्डिंग करते हैं? आयनिक बॉन्डिंग, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पूरा हो जाता है। तो मेटेलिक रेडियस में क्या लिखेंगे? इट इज defined as the half of the distance between the centers of 2 adjacent atoms। ये वर्ड याद रखना, एडजेसेंट, क्योंकि पास पास वाले का ही लेना है। हो सकता है एक एटम यहाँ पे भी हो तो इसके बीच का थोड़ा ना डिस्टेंस ले लेंगे हम, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमें कौन सा वाला लेना है? एडजेसेंट वालों का लेना है। ठीक है,
याद रखेंगे इन्हें मेटेलिक क्रिस्टल। तो इसको भी नोट करें जल्दी से। तो मैंने थोड़ा बहुत, हाँ बोलो। सर तो मतलब कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस का फॉर्मूला सेम हुआ ना? हाँ फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस का आधा है बट डिस्टेंस अलग है। ओके। फॉर्मूला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, d/2 है ना। हाँ सर। अच्छा बताओ डायरेक्ट आर क्यों नहीं निकालते हम लोग? क्योंकि हमें शार्प बाउंड्री नहीं पता है ना, लास्ट क्लास में समझाया था। हाँ यार, क्योंकि हमें अकेला अगर एटम मिल जाए तो हम उसकी शार्प बाउंड्री नहीं बता पाएंगे ना। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है और भी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा नहीं पता है। तो हम एवरेज ले सकते, एक डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी में ले सकते हैं कि चलो इतनी डिस्टेंस ले ली, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन जो ये बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब तमाम टेक्निक से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस डी कितनी है। ये डिस्टेंस डी हम पता कर सकते हैं और उसके आधे को हमने मेटेलिक रेडियस बता दिया। तो ये तरीका होता है प्रैक्टिकली रेडियस निकालने का, इसलिए हम लोग d/2 के फॉर्म में ही लिखते हैं। जल्दी से नोट करें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रिस्टल? इसको यूनिट सेल बोलते हैं एक्चुअली। जो तुम्हारे पास बना हुआ है ये एक यूनिट सेल है। क्रिस्टल में और भी यूनिट सेल्स होते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ पे जैसे है ना, तो ये डिस्टेंस मान लो अगर डी है तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये तुम्हें पता नहीं करना है, ये प्रैक्टिकली पता है। इसका आधा कर देंगे बस d/2। समझ में गया आर्यन? तो उसमें सर बस इतना ही क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें नहीं आता है ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट ओके। पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन तो कुछ और आएगा। ठीक है। सर हाँ सर फिर मर्क्यूरी के केस में सेम करेंगे? हाँ, मर्क्यूरी भी मेटेलिक बॉन्डिंग ही करता है, लिक्विड फॉर्म में भले रहता है लेकिन हम उसको मेटल मान के करेंगे। ठीक है, यस सर। उसको हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे। रूम टेम्परेचर पे तो मान लो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। अच्छा अपने अपने माइक्रोफोन तुम लोग ऑफ करो तो शायद डिस्टरबेंस जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। सर अभी ठीक आ रहा है। अच्छा सुनो इधर देखो, कुछ एग्जांपल जैसे हो गए सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के। ये सब मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सब में ऐसे होगा। यही तो मेटेलिक बॉन्डिंग का एग्जांपल दिया है। मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे हुए हैं। एक कैटायन है एक एनायन है, इनके बीच फोर्स लगेंगे, है ना। ये इस तरीके से, ये 12th में पूरा अलग चैप्टर भी पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। 12th में एक चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट, वो अलग से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है? आयनिक रेडियस। अब देखना कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जैसे NaCl हो गया, कंपाउंड्स, है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स में हम लोग आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो वहां पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखना होगा तुम्हें। सम कंपाउंड्स लाइक NaCl, KCl, है ना, एटसेट्रा कर सकते हो। फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, है ना, इन
in which cations and anions are touch each other in ionic crystals. इसमें आयनिक क्रिस्टल्स मिलते हैं। अच्छा बताओ NaCl कैसे फॉर्म होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। सोडियम कितना होता है? Na+, और Cl कितना होता है? Cl-, ठीक 2 है। हाँ, तो ये अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसा पढ़ा होगा तुमने, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? Na+ और Cl क्या बनाएगा? Cl-। अब जैसे ही इनके बीच क्या लगता है, कौन सा फोर्स लगेगा बताओ इनके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये पास पास आ जाते हैं और इनका भी हमें क्रिस्टल मिलता है। इनका भी क्या मिलता है हमको? क्रिस्टल मिलता है। इस तरीके का क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो मान लो कहीं पे भी हमने देखा तो सोडियम मान लो ये है और ये Cl है, तो Cl थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर D लिखी हमने और ये वाला Na+ है और ये वाला सर Cl-। Cl बड़ा कैसे, क्योंकि सेम पीरियड में Cl राइट साइड में है ना। बात ये है ना कि जब Cl पे माइनस चार्ज आता है तो उसका साइज बढ़ जाता है और सोडियम जब Na+ बनता है तो वो छोटा हो जाता है। देखो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने तो कितना बचेगा? ओके हाँ, और उसको मतलब एर्गन जितना बना दिया ना Cl को। हाँ, तो नहीं ये नहीं, देखो हाँ शेल बढ़ गया, इसमें शेल 2 ही रह गए। और जो जो इसके पास माइनस चार्ज होता है ना, उसका साइज बड़ा होता है। जिसके पास प्लस चार्ज होता है उसका साइज छोटा होता है। तो साइज में फर्क काफी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस D है और ये वाली डिस्टेंस है R+ कैटायन की रेडियस और ये वाली डिस्टेंस है R-, तो हम क्या लिखेंगे? D = कितना होगा? R+ प्लस R-। लिख सकते हो कि नहीं? कैटायन की रेडियस प्लस एनायन की रेडियस। तो ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारे लिए कि साइज ऑफ एन कैटायन, एनी कैटायन कर लो, साइज ऑफ एनी कैटायन इज ऑलवेज। बताओ सोडियम और सोडियम प्लस में किसका साइज बड़ा होगा? सोडियम। सोडियम। तो क्योंकि कैटायन का साइज हमें याद रखना है, हमेशा छोटा होता है। क्यों ऐसा है? एक तो उस पर प्लस चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स जो बचे उन पे। दूसरा, प्लस चार्ज जाने की वजह से उसके पास जो कई बार ऐसा होता है जो शेल होती है वही कम हो जाती है, जैसे सोडियम की। साइज ऑफ एनी कैटायन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब जैसे सोडियम है ना, पेरेंट एटम से हमेशा साइज कैसा होगा? छोटा होगा। लार्ज। एनायन में बताओ क्या होगा? बोलो। एनायन का साइज बड़ा एटम होगा। छोटा होगा। हाँ, एनायन बड़ा होगा, पेरेंट एटम छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ Cl- इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Cl, ठीक है। इसको नोट करें। इसमें भी लिखा नहीं है क्या अभी? कहाँ तक लिखा है? सर वो नीचे करे ना, साइज ऑफ एनी कैटायन। अच्छा, ओके। सर Cl- मतलब Cl से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना हाँ, सर, तो साइज छोटी नहीं हो जाएगी फिर?
नहीं, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा जब उसमें एक Cl डालोगे ना, हाँ, तो रिपल्सन बढ़ेगा। अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। देखो इसको समझाने का तरीका जो है वो क्या है, ये जैसे Cl था तुम्हारे पास, ठीक है, चलो अलग लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 287, ये कितनी आसानी से समझ पाओगे तुम। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे टोटल जो है 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, 7। तो यहाँ पे मैंने 7 बना दिए। अब देखना, जब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ कहीं पे आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस हो जाएगा, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो तुमने बढ़ाए नहीं, वो तो पहले के जितने ही है, 17 ही है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन आपस में क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो जो साइज है वो अपने आप से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अभी ये जो साइज है, अब जो साइज होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही सर इलेक्ट्रॉन क्योंकि आता है ये न्यूट्रॉन और इनर्ट, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो नंबर में। हाँ नंबर में अलग है। एक होता है जेड इफेक्टिव, इसको बोलते हैं जेड माइनस सिग्मा। तो जो जेड इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करता है, जेड और सिग्मा पे। सर और जो सिग्मा जेड क्या होता है, है? सिग्मा बता रहा हूँ क्या, सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, ये यहीं पे समझ लो, ये जेई में पढ़ना है बट यहाँ थोड़ा सा अभी क्वेश्चन पूछा है तो समझा देता हूँ। सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड बताओ क्या है, एटॉमिक नंबर। हाँ न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर पे क्या चार्ज होता है, एटम्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, सिग्मा किस पे डिपेंड करता है बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या जेड चेंज हुआ है, नो। जेड तो चेंज नहीं हुआ ना, नहीं सिग्मा सर। चेंज हुआ है क्या, सिग्मा, हाँ सिग्मा की वैल्यू बढ़ गई ना। हाँ अगर सिग्मा बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, हाँ। क्योंकि जेड तो सेम है, सिग्मा बढ़ा दिया तो जेड इफेक्टिव कम होगा, माइनस ज्यादा कर रहे हो। क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा पहले से, इसलिए जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, इनर्ट गैस बनते ही जो साइज है वो अपने आप से एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है जितने मैक्सिमम आ सकते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमको याद रखना है कि जैसे ही 2,8,8 कॉन्फ़िगरेशन आएगा साइज बढ़ जाएगा, समझ गए। हाँ सर। सर ये लिखना यस नहीं है ना सर। अभी ये? अगर जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। सर वो बॉक्स वाला दिखाओ ना, वो आपने कहाँ पे, कौन सर, सा और बॉक्स, सर नीचे नीचे नीचे। हाँ सर ये वाला। सर इसमें भी रेडियस d/2 ही होता है या सिर्फ d इसमें तो लिखना है? d इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस होता है, तो d बाई रेडियस टू नहीं। d/2 होता है क्या? नहीं नहीं, इसमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए, कैटायन की पता होगी तभी एनायन की निकाल पाओगे, डी भी पता होना चाहिए। ओके ओके। एसपीडीएफ के लिए यस, दिस स्टेट बोर्ड बुक इज आल्सो वेरी गुड, उसको पढ़ सकते हो। नहीं बिकॉज सर, मैं वो फिजिकल केमिस्ट्री वो मतलब नरेंद्र अवस्थी है ना, उसमें मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है इसलिए पूछा। नहीं, वो जो स्टेट वाली किताब आती है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो नहीं देखी क्या, सर उसका नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री नरेंद्र अवस्थी में मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उसका बोल रहा हूँ मैं। मतलब उसमें कौन सी बुक यूज करनी पड़ती है मतलब इसके लिए, ऐसा पूछ रहा हूँ।
थ्योरी के लिए क्या? नहीं मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसा अच्छा बोल अच्छा, रहा हूँ। इनऑर्गेनिक के लिए पूछ रहे हो, समझ गया मैं। ये जैसे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना। हाँ मतलब ये अभी आपने चैप्टर चालू किए हाँ उसके लिए पूछा मैंने। हाँ, ये इनऑर्गेनिक में आएगा। और इसके लिए इसके लिए वीके जायसवाल एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हो, सेम सेम पब्लिशर की है, ठीक है। ओके सर। हाँ सर, गुरु सर ने भी बताई थी बालाजी करके आएगी। सर। और उन्होंने वो भी भेजा है कुछ तो, प्रभात कुमार का। हाँ, उसमें थ्योरेटिकल है, उसको पढ़ सकते हो। जेई हाँ बोर्ड्स के लिए तो स्टेट बोर्ड स्टेट बुक ही अच्छी है। जेई के लिए तुम्हें ये बुक अच्छी रहेगी, वीके जायसवाल, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और थ्योरी पढ़ने के लिए प्रभात कुमार सही। थ्योरी एक्चुअली तुमको क्लास से ही पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम प्रभात कुमार पढ़ो। हाँ सर। हो गया, ये लिख लिया? यस। अब याद रखेंगे। फिर आती है वॉन्डर वॉल रेडियस, थर्ड पे क्या आएगी, फोर्थ पे एक्चुअली, वॉन्डेर वॉल रेडियस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये वॉन्डर वॉल रेडियस? उन जगहों पे काम करती है जहां पे एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है ना। टू नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस। मान लो, बताओ हीलियम कोई बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं बनाता है। कैसा है ये? इनर्ट गैस। कैसी गैस है हीलियम? इनर्ट। तो हीलियम अगर एक ये रखा हुआ है एटम, और दूसरा हीलियम जो है वो इससे बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, कुछ दूरी पे होगा, लेकिन ये आपस में वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से हल्का अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आगे पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगा। अब मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ पे है डी, वॉन्डरवॉल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डीवी, या डी वॉन लिख लो, डी वॉन्डरवॉल लिख लो, जो भी है, जैसे भी लिखना है, एक टर्म बना लो। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, d/2। लेकिन बताओ जो रेडियस आएगी वो काफी बड़ी आएगी, इसीलिए जो इनर्ट गैस होते हैं उनकी जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर पाते हैं कौन सी रेडियस होगी। तो वॉन्डरवॉल रेडियस एक ही बची है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कभी भी हीलियम तो कोई बॉन्ड बनाता नहीं है। जब हीलियम या नियॉन वगैरह कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो उनकी रेडियस निकालने का एक ही तरीका है, वो है वॉन्डरवॉल रेडियस निकालना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ सुनो, it is the half of the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atoms। एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट भी लिख सकते हो, एडजेसेंट आइसोलेटेड। ऐसा नहीं कि बहुत दूर वालों के बीच के लिए डिस्टेंस, फिर वो तो गलत हो जाएगा। पास पास होने चाहिए लेकिन बॉन्डेड नहीं होने चाहिए। सर तो हर बार रेडियस अलग आएगी ना? हर बार रेडियस अलग नहीं आएगी, एवरेज ले लेंगे उसका, है ना। ओके। Isolated atoms of an element in the solid form। किस फॉर्म में लेना पड़ेगा? तो ये प्रैक्टिकली डिफाइंड है। जैसे हीलियम को सॉलिड बनाया काफी लो टेम्परेचर पे,
तो वहां पे भी हीलियम के बीच कोई बॉन्ड नहीं होगा। हीलियम के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो एटम्स जो होंगे, वो कुछ दूरी पे होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको मान लिया d। तो बताओ आर कोवेलेंट, सॉरी आर वॉन्डरवॉल कितनी होगी? d/2, d वॉन्डरवॉल बाई 2। तो ये भी d/2 ही फॉर्मूला है, लेकिन क्या बताओ इसकी वैल्यू कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी। बड़ी। काफी ज्यादा होगी, बिकॉज इसमें बॉन्ड नहीं बन रहा है, काफी दूर दूर एटम्स है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसको नोट कर ले। सर हम्म सर वो Na विल बी ग्रेटर देन Na प्लस और Cl वो आपने बताया था ना, विल बी ग्रेटर देन Cl माइनस, ऐसा कुछ। तो हाँ हाँ, सर वो आपने कैसे किया सर? नहीं समझा वो, मतलब कैसे बताया कि वो बड़ा होगा? वो याद कर लिया है ना तुमने? याद हो गया ना? कौन सा याद सर? करना, वही जो Na से प्लस से छोटा होगा बड़ा, उसको याद करने के लिए लिखाया था ना। हाँ ठीक, सर, पर मतलब आपने बताया था ना वो Cl के एग्जाम्पल से। हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ होता क्यों है। बिकॉज जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, है ना, तो बताओ कितना कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा सिर्फ? 2/8। तो एक शेल कम हो गई इसमें से, कम हुई कि नहीं? हाँ तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, पहला फैक्टर तो साइज का ये हो गया, दूसरा जेड इफेक्टिव कितना होता है, अभी समझाया था, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, शील्डिंग कांस्टेंट है। बताओ जेड क्या चेंज करा है तुमने? नहीं, लेकिन नहीं। सिग्मा की वैल्यू कम हो गई कि नहीं अब? इधर हाँ वाले कम में हो गए। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव हाँ बढ़ तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड। यहाँ पे समझा? हाँ सर समझा। तो यही कॉन्सेप्ट उसमें एनायन में भी लगाया था, अभी समझाया ना ऊपर, तो उसको हाँ नोट सर करो। समझा। इसको नोट कर लो, ये जो समझाया है ये नोट किया सबने? नहीं सर वो करना है, 1 मिनट सर। करो, नोट करें इसको। ओके। आ गया समझ में? यस हाँ सर। सर समझा। हम्म, थैंक यू। ये वाला नोट हो गया, वंडरवॉल वाला? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। सुनो, अब हमें एक बात याद रखनी है, जो हमने रेडियस पढ़ी है उनमें अगर कंपैरिजन हो फॉर द सेम एटम, द ऑर्डर ऑफ रेडाई फॉर अ गिवन एटम या एलिमेंट, सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी बताओ? सबसे छोटी कौन सी होगी? कोवेलेंट। सबसे छोटी कौन सी होती है? Covalent. कौन सी आती है? मेटेलिक रेडियस। ओके, उसके बाद कौन सी आएगी बताओ? Ionic. हाँ, आयनिक के बाद कौन सी आएगी? आयनिक को अच्छा, सबसे पहले उससे पहले वंडर आयनिक क्यों नहीं रखना है बताओ? क्या रीजन है उसका? बिकॉज उसमें कैटायन भी हो सकता है और
एनायन भी हो सकता है, उसमें फर्क पड़ जाएगा। जैसे आयनिक है उसको अलग से देख लिया करो, तो Na प्लस में कौन सा बड़ा होगा? Na। लेकिन Cl और Cl माइनस में कौन सा बड़ा होगा? Cl माइनस। तो यहाँ पे आयनिक नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आयनिक लिखने पे वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। उसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? कैटायन अलग एनायन अलग, इसलिए इसको हटा ही देते हैं, सिर्फ इन तीन को याद रखते हैं। एनायनिक के लिए और कैटायनिक के लिए अलग से कंपेयर कर लेना। ओके सबको आ गया समझ में? ये कोई डाउट में अभी तक? नो सर। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हो, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट किस में मूव करेंगे बताओ? पीरियड में, है ना? द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज होगा? साइज। बिकॉज Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज करता है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो क्या होगा बताओ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये याद रखना है तुम्हें, रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बट बताओ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी कि घटेंगी डाउन द ग्रुप जाने पे? शेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? इसमें देख के बताओ। बढ़ेंगे। इंक्रीज। साइज भी इंक्रीज होगा, हाँ हाँ सर। but the number of shells increases, hence size also increases. ओके, साइज भी इंक्रीज होता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को नोट करें। अच्छा, ये हो गया। आगे बढ़ जाएं। नो क्या लिखा है? व्हाट इज द लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड वर्ड? ये लिखा है हेंस साइज आल्सो इंक्रीजेस। ओके आर्यन, समझ में आ गया?
साइज भी क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अब तो नहीं दिक्कत है। अब देखो मेरी बात सुनो कुछ ध्यान से, इस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, अगर अरेंज करना हो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, कैसे करोगे? नीचे जाने पे बढ़ जाएगा। है ना, तो डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी साइज। ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन सा बड़ा होगा बताओ? Li, फिर FR Li, फिर सोडियम, सबसे छोटा Li, इंक्रीजिंग में दिख रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा, सिमिलरली अगर कैटायन के फॉर्म में दिया है फिर भी यही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर सर। ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। हम्म, हाँ बस। ऐसे नहीं आता है आर्यन। अगर Na कैटायन है तो फिर डेटा चाहिए। अगर एक कैटायन है दूसरा एनायन है या दूसरा नॉर्मल है तो उसके लिए डेटा जरूरत पड़ेगा, बिना डेटा के नहीं बता पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत कौन कंपेयर कर सा सकते डेटा? हो, मतलब इसकी वैल्यू फिर चाहिए, वैल्यूज, है ना, वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। कब? मान लो ऐसे कंपेयर करने के लिए बोल दिया, Na प्लस के Rb प्लस, इस तरीके का कुछ दे दिया, तो यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा आएगा। बट थोड़ा बहुत हम लोग बता सकते हैं कि अगर Li और Na प्लस में लिखा है तब भी जो है हमारे पास जो Na प्लस है वो बड़ा होता है, Li छोटा होता है। वैसे तो तुमको कंपेयर नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा और पढ़ना है। तो उतना जेड इफेक्टिव वगैरह यहाँ नहीं पढ़ाया, वो जेई के अंदर है, उसमें पढ़ाएंगे। बोर्ड्स के लिए वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक्चुअल में अगर मुझे बहुत रैंडम डेटा दिया है, वैल्यूज दी हैं, तो उसके लिए फिर वैल्यूज रेडियस की दी होनी चाहिए, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा देख लो एक, कंपेयर साइज ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका कंपेयर करो। सर लिथियम का सबसे छोटा, नहीं सबसे सबसे बड़ा, बड़ा। और क्लोरीन का सबसे छोटा। याद रखना। ठीक है, तो क्या हमको याद है, इधर जाएंगे तो साइज क्या करेगा, इस तरफ, इधर जाने पे साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो सेम रहती हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितना है, 1, लिथियम के लिए ऐसे तो है। ठीक है, बेरिलियम में कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2,2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके फ्लोरीन तक जाते जाते
वो काफी छोटा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं बताओ लास्ट में 7, इस तरीके से 2,7 फ्लोरीन में, तो साइज छोटा हो जाता है। हो गए? अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग साइज कंपेयर करेंगे। मान लो साइज कंपेयर करने के लिए आ गया, कंपेयर साइज ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से आ गया। कंपेयर करो, क्या आंसर आएंगे? सर पी बड़ा होगा सबसे। देख लो एक बार। सर एल्यूमिनियम सबसे बड़ा, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। अच्छा, देखो लिथियम यहाँ है, बेरिलियम यहाँ है, बोरॉन यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, यहाँ कार्बन है और यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ फास्फोरस है। ओके, ध्यान से देखना। तो इधर जाने पे साइज क्या होती है बताओ? डिक्रीज करती है। और इधर जाने पे साइज क्या करती है बताओ? इंक्रीज करती है। तो हमें ये पता है कि नीचे वाले तो बड़े होंगे, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है। हाँ, उसके बाद कौन सा आएगा? सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। सिलिकॉन। उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस। अब कौन सा आएगा बताओ? फिर ये लिथियम। लिथियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। है ना? लिथियम के बाद कौन सा आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम। और सब छोटा कौन सा होगा बताओ? बोरॉन। समझ में आ गया? यस सर। तो ये याद रखना है, साइज ऐसे कंपेयर करते हैं। सर हाँ, सर लिथियम सबसे बड़ा क्यों नहीं होगा? क्या? हाँ, लिथियम ही तो बड़ा होगा, उल्टा लिख गया है, सॉरी। देखो सर वही सोचा है सर। बड़ा ही तो लिखा था ना, बड़ा ही तो लिखा था, निशान सही था। फास्फोरस सर के बाद वो सबसे बड़ा पूछ रहा है वो। हाँ सर, मैं बोल रहा था सबसे बड़ा क्यों अरे नहीं होगा? ऑर्बिट बढ़ जाता है ना। नहीं, अब वो समझा रहा हूँ मैं। समझा सर, ऑर्बिट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन में समझ में आ गया? हाँ
सबसे बड़ा तीनों में कौन सा होगा? इन तीनों में बड़ा कौन सा होगा? लिथियम। ठीक है, हाँ सर। अब इन पे आ जाओ। इसमें कितनी शेल है? दो दो है ना? और इसमें कितनी शेल है? एक 3 है। और एक। टोटल है ना 2 8 है ना, और ये कितना है 3। ऐसे करके इसमें भी है 2 8 यस। 4। एक सेल ज्यादा है, इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, याद रखो। हाँ सर समझ। समझ में आया? यस सर समझा। तो ये नोट कर लो। सबका नोट हो गया ये? अब लिखोगे इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर लिथियम और आर्गन में कौन सा बड़ा होगा? इसमें लिथियम और आर्गन। आर्गन बड़ा होगा ना, इनर्ट गैस है, उसके नीचे भी है। ओके वैसे। सुनो, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज the size of cations having more charge is smaller and size of anion having more charge is larger। इतना याद रखोगे। देखो मैं तुमको कुछ चीजें दिखाता हूँ, उनसे कंपेयर करना, साइज कंपेयर करना है। इनको कंपेयर साइज करो। कैसे कंपेयर करोगे? सर हाँ बोलो। सर इन सब के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आएंगे ना, मतलब? हाँ, तो सेम होगा। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन से साइज नहीं बताते हैं। न्यूट्रॉन्स अलग होंगे ना। हाँ क्या आंसर आएंगे? सर एन होगा क्या? हाँ, नाइट्रोजन तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि एनायन है, उसमें भी ज्यादा चार्ज है। क्या? तो कैसे लिखें, कंपेयर करके बताओ। सर सोडियम बड़ा होगा। सोडियम बड़ा होगा, बाद में मैग्नीशियम, बाद में आदमी। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा होगा? क्लोरीन। ध्यान दो थोड़ा। N3-। अपने अपने आंसर लिखो। सर सबसे बड़ा एल्यूमिनियम, सबसे छोटा N3-। बिना चार्ज के भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। तो श्रेया का सही है, श्रेया का भी करेक्ट है सिर्फ।
प्रियांशु n -3 इज ग्रेटेस्ट। हाँ उतना सही है तुम्हारा, बाकी भी लिखो। देखो निशान उल्टा लगा रहे हो कुछ लोग। हाँ बोलो। एल्यूमिनियम, आर्यन तुम्हारा निशान गलत है, बिकॉज तुमने एल्यूमिनियम जहां लिखा है उसके हिसाब से तो रॉन्ग है। बोले भाई क्या आंसर आएगा? अच्छा मैं कंपेयर करवा देता हूँ। यश, यश का, यश का निशान गलत है ना? सर मेरा देखो ना, तुम्हारा निशान तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। आयुष। आयुष का क्या लिखा है तुमने? इंक्रीजिंग लिखा है तो मैंने डिक्रीजिंग? डॉट कर दिया बीच में, मतलब वो इंक्रीजिंग है, ग्रेटर है वो। मतलब नाइट्रोजन सबसे बड़ा है ऐसा? हाँ तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा ठीक है। देखो आर्यन का सही है, बाकी लोग का भी ठीक है, निशान गलत है। सबसे छोटा क्या होगा बताओ? इंक्रीजिंग में लिखते हैं, चलो इसमें लिखते हैं, easy। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा होगा बताओ? एल्यूमिनियम। L3 plus एल्यूमिनियम +3। उसके बाद कौन सा आएगा? Mg Mg, Mg। आएगा Na, फिर F F, O बाद O2, N3 Na3, गॉट इट। हाँ सर। ये साइज आएगा। अब मैच करो इससे। हाँ आर्यन इसमें तुमने सही भेजा है, जो तुमने ग्रुप पे भेजा है वो सही है, मेरे पास जो भेजा है करेक्ट है, तो हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके साइज कंपेयर करो। सर आप वो एक बार ऊपर वाला समझा सकते हो वापस? हाँ इस ये वाला ना, हाँ में 10 इलेक्ट्रॉन है ना? यस सर।
इसमें प्रोटॉन ज्यादा है? एल्यूमिनियम। कितने प्रोटॉन है? फिर तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? एल्यूमिनियम। एक तो ये बात है। दूसरे पास इसके पास चार्ज भी ज्यादा है, +3 है ना? हाँ तो जेड इफेक्टिव इसका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि जेड ज्यादा है ना। और कैटायन का तो साइज वैसे भी बहुत छोटा होता है। समझ गए? तो अब बताओ ओके सबसे सर। छोटा साइज एल्यूमिनियम का होगा और फिर न्यूट्रॉन मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा, इसलिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, इसलिए सबसे छोटा होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन से मतलब है, न्यूट्रॉन से नहीं। नहीं, हाँ भाई, प्रोटॉन का वही सबसे वही प्रोटॉन। हाँ समझ गया मैं, प्रोटॉन। ठीक है, अब इसका कंपेयर करो। सो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा है वो? Li प्लस Li+। सर वो Cl+ नहीं है मतलब? क्या? तो सर वो लास्ट में वो बोल रहा है वो मतलब Cl+ नहीं है वो? Li+ है बच्चे। ओके सर। क्या आंसर आए? सर 1 मिनट सर। सर सबसे छोटा Li+ ना? हाँ, तो याद रखेंगे Li+ का साइज बाई चांस छोटा हो जाता है। सर ऑर्बिट कम हो जाता है ना? हाँ, सर फिर बोरॉन। देखो बहुत बहुत सारे बुक्स में Li+ ऑलमोस्ट बोरॉन के बराबर भी होता है, बट हम लोग अपने लेवल पे Li+ को छोटा ही मानेंगे। ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो Li+ के बाद कौन सा आएगा फिर बताओ? बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, लिथियम। नियॉन, फिर आर्गन। समझ में आया? नियॉन बड़ा क्यों है बताओ? क्योंकि इसके लिए वंडरवॉल रेडियस आती है। कौन सी रेडियस आती है? इनर्ट गैस है ना ये। कौन सी गैस है ये? इसका साइज 144 पिकोमीटर होता है।
Li+ का साइज ऑलमोस्ट, डेटा तुम लोग देखना, काफी छोटा होता है। लिथियम का साइज 130 पिकोमीटर के आसपास है। तो ये तक, यहाँ तक लिख लो और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, होमवर्क कर लेना, पीरियोडिक टेबल जो है सॉल्व कर लेना। सर क्या होमवर्क है? पीरियोडिक टेबल अपना स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। सॉल्व करना मतलब? अच्छा, क्वेश्चंस पूछे गए। प्रॉब्लम्स हैं कुछ, अच्छा, एग्जांपल्स हैं, उसमें जो है जितना पढ़ा है उतना ही करना है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी छोड़ देना है, गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। सर मुझे नियॉन का नहीं समझा कि नियॉन बड़ा क्यों है। नियॉन इनर्ट गैस है बच्चे, कैसी ओके ओके समझा। सर पर नियॉन बोरॉन से छोटा होगा ना? आएगी वो यही आएगी ना, डी/2, वो काफी बड़ा तो होगा ही, है ना। सर प्रैक्टिकली उसका वैल्यू देखेंगे, ठीक है, इनर्ट गैस की वजह से। मैंने तो वैल्यू दे दी तुम्हें इसलिए, है ना, मैंने वैल्यू दे दी। कितना होता है? 154 पिकोमीटर का साइज है इसका, वंडर वाल रेडियस। और ये तो आयनिक रेडियस है, और इसके लिए क्या होगी? कोवेलेंट और मेटेलिक होगी। सर मतलब जो लेफ्ट टू राइट जाके रेडियस कम होता है वो इनर्ट गैसेस पे नहीं है अप्लाई? वो अप्लाई उन पे होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअली होता है। सर तो हम अगर कोई किसमें बोल दे, आंसर देंगे? अगर सुनो तो, अगर कोई बोल दे कि वहां पे क्वेश्चन लिख दे कि वंडर वाल रेडियस नहीं बतानी है, assume there is a covalent radius in neon, तो नियॉन छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ बट ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर वो लोग लिखते हैं कि भाई नियॉन के लिए वंडर वाल रेडियस ही यूज करना है। समझ में आ गया? जब वंडर वाल इक्वेशन यूज करते हैं तब इनर्ट गैस बड़े होते हैं। नहीं, वंडर वाल इक्वेशन नहीं, वंडर वाल रेडियस, हाँ वही वो बड़े होते हैं, क्योंकि वही होता है, उनके अंदर और कोई रेडियस है ही नहीं दूसरी। हो जाएगा? यस सर। हाँ सर। क्या क्या बोल रहे हो? सर हाँ सर। कुछ नहीं सर। आवाज कट गई थी एक्चुअली। चलो चलो, अभी इसके बाद क्लासेज है, मैं मैम को बना देता हूँ। बाय सर, थैंक यू सर। हो जाएगा तुमसे, ये सब कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। यस यस, एग्जाम में आ सकता है, बस साइज वगैरह दी होगी, इतना टफ नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा, मैंने ऐसे बता दिया, बोर्ड्स में नहीं आता कुछ भी।